हेलो गैस, कैसे आप लोग। आई होप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपका हिस्ट्री शुरू कर दिए। ठीक है, आपका ये चौथा पार्ट शुरू होने वाला है। 3 पार्ट आपका क्या हुआ, ये तीसरा पार्ट आपका कल ही खत्म हो गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कुछ 4 स्थल मैं बता चुकी थी। ठीक है, आज उसके आगे हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चौथा आपका जो स्थल था वो रोपड़ था। ठीक है, अब 5वें स्थल में क्या कहा गया वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 5वें स्थल पे यहाँ आप देख सकते हो कि 5वें स्थल में किसकी बात की गई है। तो 5वें स्थल में बाबू यहाँ देखोगे बनवाली। बनवाली एक स्थल है जो कि 5वां स्थल था सिंधु सभ्यता का। इसमें क्या बताया गया है कि इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था। किसने किया था? रविंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, कि यह हरियाणा के रंगोई नामक नदी के पास स्थित है। सबसे पहले तो खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के पास एक रंगोई नदी है जिसके पास से खुदाई की गई थी। ठीक है, यहाँ जल की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, यानी जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी कि जल को किधर से ले जाया जाए और किधर से लाया जाए, ऐसी व्यवस्था वहां पर नहीं थी। इसलिए यहाँ घर देखा गया कि घरों में क्या मिला? सोख्ता मिला। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला? घरों में सोख्ता मिला। और यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, तो आप आई होप बनवाली के बारे में पता चल गया। बनवाली के बारे में इतना ही याद रखना होगा कि इसकी खुदाई किसने की थी। सबसे पहले ये तो खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक है, ये कहाँ पर मिला? हरियाणा में, जो कि कहाँ पर स्थित है? रंगोई नदी के तट पर, यानी रंगोई नदी के पास स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि घरों में हमें सोख्ता देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि वहां जल की निकासी, जैसे जल लाया जाता है, ले जाया जाता था, यह व्यवस्था वहां पर नहीं मिली। कहाँ पर? बनवाली में। ठीक है, इसलिए वहां घरों में क्या लगवाया जाता था? सोख्ता। जब खुदाई की गई तो वहां पर क्या मिला? सोख्ता मिला। ठीक है, फिर वहां देखा गया कि वहां की बनवाली की जो सड़कें हैं वो सीधी ना होकर कैसी मिली? टेढ़ी मिली। सीधी कहाँ देखने को मिली थी दोस्त? सीधी देखने को कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, यानी सीधी सड़कें जब पूछी जाएंगी कि हमें सीधी सड़कें कहाँ देखने को मिली, तो आप बोलोगे मोहनजोदड़ो। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ पर मिली? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हमें जाकर बनवाली में मिली। ठीक है, तो ये पढ़ना था आपके बनवाली के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, आप पढ़ेंगे हम कालीबंगा के बारे में। ठीक है, अब ये 6वां आपका कालीबंगा नामक स्थल है। ठीक है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। मतलब कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ अलंकृत ईंट मिली, हवन कुंड मिला, चूड़ी मिली, हल मिले। और यह कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के पास स्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी बाबू? बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। ये 2 लोग मिलकर इसकी कालीबंगा की खोज की थी। ठीक है, तो कालीबंगा में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना होगा कि इसका अर्थ होता है कि काली मिट्टी की चूड़ी, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं ऐसे बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर खुदाई करने के बाद क्या क्या मिली? यहाँ पर अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट के बारे में कल ही मैं बता चुकी थी। किसमें देखने को मिला था? चंद्रहुदड़ो में। ठीक है, वहां पर अलंकृत ईंट देखने को मिला था। अलंकृत ईंट का मतलब होता है कि उसमें डिजाइनिंग की हो, वही आपका क्या होता है? अलंकृत ईंट होता है। ठीक है, वहां पर हवन कुंड के बारे में आप तो लोग जानते ही होंगे कि जहाँ हवन होता है उस कुंड को क्या मिला? बोलते हैं हवन कुंड बोलते हैं। ठीक है, वहाँ चूड़ी मिला, हल मिले। हल आप जैसे कि गांव में प्रयोग किए जाते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हल किसे कहते हैं। हल का प्रयोग पहले जमाने में किया जाता था। ठीक है, आजकल के जमाने में तो ट्रैक्टर वैक्टर चल गई है, तो इसलिए ज्यादातर हल की प्रयोग नहीं की जाती थी। तो पूछा जाता कि हल सबसे पहले कहाँ मिला? कालीबंगा में। ठीक है, अब पूछा जाएगा ये कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। किस नदी के पास? सरस्वती घग्गर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, सरस्वती के साथ साथ घग्गर क्यों नाम दिया गया? ठीक है, तो सरस्वती का दूसरा नाम घग्गर है। ठीक है, सरस्वती का दूसरा नाम घग्गर है, जो कि आगे में चलकर पढ़ाऊंगी। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसका दूसरा भी नाम होता है। ठीक है, जैसे ब्यास का नाम बिपाशा, ठीक है, सिंधु का नाम सिंध, चिनाब का अस्कनी। ऐसे सारे नदियों को आगे में चलकर बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सरस्वती का दूसरा नाम घग्गर है, नदी के पास स्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी? बीके थापड़ और बीबी लाल, 2 लोग मिलकर इसकी कालीबंगा की खुदाई की गई थी। तो कालीबंगा के बारे में पता चल गया। अब आगे चले देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा क्या? धौलावीरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये धौलावीरा, इसको याद रखना, कभी भी भूलना मत कि धौलावीरा क्या होता है। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये माना जाता है धौलावीरा। ठीक है,
ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद हो गया। इसकी खोदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है बाबू, तो वो होगा धौलावीरा। ठीक है, ये माइंड में बैठा लाना, कभी भी भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? धौलावीरा। ठीक है, लेकिन सिर्फ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी, जो कहाँ पर मिलेगा? आपका हरियाणा में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको समझा दें। ठीक है, आगे चलते हैं। सुरकोटदा, ये क्या होता है? ये भी एक स्थल है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, यहाँ देखिए, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली। इसमें ज्यादा सुरकोटदा में कुछ नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कलश समाधान और घोड़े की हड्डी कहाँ मिली? कलश समाधान और घोड़े की हड्डी कहाँ मिली? तो आप बताओगे सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब चलेंगे लोथल के बारे में। ठीक है, ये लोथल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ना। लोथल में क्या पढ़ना है आपको? यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह के बारे में, जहाँ जहाजें रुकती हैं उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। बहुत बड़ी बड़ी जहाजें इकट्ठा होती हैं वहाँ, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों पर खुलती दिखाई दी। यहाँ से युगल समाधान मिले और गुजरात के भगवा नदी के पास स्थित है। अब मैं समझाऊंगी लोथल के बारे में। ठीक है, लोथल में देखने को मिला कि ये कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका जो है बाबू, वो गुजरात के भोगवा नदी के पास स्थित है। ठीक है, गुजरात में एक भोगवा नदी है, उसी के पास ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि वहाँ पर क्या क्या देखने को मिली। तो सबसे पहले वहाँ तो बंदरगाह देखने को मिली। बंदरगाह का मतलब होता है बाबू, जहाँ पर बहुत पानी वाली जहाज, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी जहाजें आपस में इकट्ठा होती हैं, व्यापार किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो वहाँ बंदरगाह देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद वहाँ जो सड़कें थी, मतलब घर के दरवाजे थे, वो डायरेक्टली जाकर कहाँ खुलते थे? सड़कों पर। ठीक है, जो घर के दरवाजे, मेन दरवाजे थे, वो डायरेक्टली कहाँ खुलते थे? सड़कों के सामने ही खुलते थे। ठीक है, इतना बात आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये था लोथल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, यानी कितने? 1 2 3 4 5 स्थल आज हो गए। ठीक है, एक स्थल और बाकी है जो रंगोई है। ठीक, एक स्थल और है। ठीक है, उसको हम अगले, मतलब ये वाला आप लिख लीजिए, उसके बाद अगले वाले लेक्चर में चलते हैं। ठीक है, वो आपका होगा रंगपुर, या इसी में बता दे रहे हैं, मैं लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, शायद मेरी वॉइस को सुनकर आप लोग लिख लोगे। ठीक है, चलो मैं बोल देती हूँ। वो आखिरी था, वो आखिरी स्थल रहेगा रंगपुर। रंगपुर एक स्थल है जहाँ पर मुझे क्या देखने को मिली? धान की भूसी। तो पूछा जाता है सबसे पहले धान की भूसी मुझे कहाँ देखने को मिली, तो आप बोलोगे रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ पड़ता है बाबू? आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ये आपका हो गया सबसे आखिरी वाला स्थल। कितने स्थल हुए? 4 उसमें बताए थे, 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्थल जो इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रंगपुर में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना होगा, धान की भूसी। ठीक है, धान की भूसी कहाँ पर मिली? रंगपुर में देखने को मिली। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना होगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे क्या? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लेकिन वहाँ सिर्फ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ होता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखी गढ़ी है, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो ये आपका सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने खत्म किया। उसके क्या क्या प्रमुख स्थल थे उसके बारे में मैंने बताया। खुदाई में क्या क्या चीज मिली, कहाँ से क्या चीज मिला, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब अगले इसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी सिंधु सभ्यता की विशेषता, कि क्या क्या उसकी खासियत थी, क्या क्या उसकी विशेषता थी। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर यानी सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये उतारना चाहते हैं आप, लिखना चाहते हैं, तो ये आप दिखाई दे रहा, आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पढ़कर सिंधु सभ्यता को खलास करेंगे, यानी खत्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय एवं शहरीय सभ्यता थी। मतलब सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, मतलब वो लोग शहरी थे, यानी नगरीय और शहरी सभ्यता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में लग आंसर दोगे कि यह एक शहरी और नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ की सड़कें जो थी एक दूसरे के समकोण पर कटती थी तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क साफ हो जाती थी। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है, ताकि जो पूरब से पश्चिम हवा चले या पश्चिम से पूरब हवा चले तो सड़कें क्या हो जाएं, साफ हो जाएं। सड़कों पर जो गंदगी है वह हवा चलने से साफ हो जाए। देखिए उनका माइंड कितना तेज था, उन्होंने सड़क भी बनवाया तो बहुत माइंड से ही बनवाया कि ताकि हवा चले तो क्या सारा कूड़ा कचरा क्या हो जाए, साफ हो जाए सड़क की। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषताएं थी कि इनकी जो सड़कें थी समकोण थी, यानी पूरब से पश्चिम थी। ठीक है, चाहे पश्चिम से पूरब हवा चले तब भी सड़क साफ हो जाएगी या पूरब से पश्चिम हवा चले तब भी सड़कें साफ हो जाएंगी। ये दूसरी विशेषताएं थी। तीसरी विशेषता यह कि नलियां यहाँ की ढकी होती थी। ठीक है, क्या होता है कभी कभी गांव में या कहीं शहर में नलियां ढकी नहीं होती हैं, उनकी वजह से जब बारिश होती है तो पूरे गांव क्या होता है, कचरा, यानी पूरे गांव में गंदगी फैल जाती है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही क्या थे, माइंडेड थे, उन्होंने अपनी नली को क्या किया था, ढकवाया हुआ था। ठीक है, यहाँ की उनकी जो नलियां थी वहां की सिंधु सभ्यता की वह ढकी हुई मिली। ठीक है, चौथा विशेषता यह था कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। उनका मुख्य व्यापार मतलब जो व्यापार होता था वह सिर्फ अपने यहाँ नहीं, वह विदेशों में भी जाता था। ठीक है, इनका व्यापार विदेशों तक भी होता था। तो चौथा विशेषता यह था कि अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी, कृषि थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि थी। ठीक है, खेती करना। पांचवा यह था कि इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। इनकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ मातृ सत्तात्मक। ठीक है, और आप आगे चलकर पढ़ोगे प्राचीन काल तो उसमें आएगा वैदिक काल। वैदिक काल पूछा जाता है मातृ सत्तात्मक थी या प्रतिसत्तात्मक, तो वहां पर वो प्रतिसत्तात्मक थी। और इसमें सिंधु सभ्यता की कैसी समाज की, मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि इनकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। तभी तो हम पढ़ नहीं सके, सिर्फ लिखा गया, सिंधु सभ्यता में सिर्फ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। क्यों, क्योंकि उनकी लिपि कैसी थी बाबू, चित्रात्मक थी। ठीक है, इतनी बात के लिए उसके बाद पढ़ेंगे इनकी मोहर पर एक सींग वाले जानवर का चित्र रहता था। चाहे सिक्का हो किसी पर, उनका जो मोहर होता था उन पर एक ही सींग वाले जानवर का ही चित्र रहता था, उसके अलावा नहीं लग रहता था। ठीक है, उसके बाद अब अगला पढ़ेंगे कि जो मापतोल था वह कितने किलोग्राम का था, 16 किलोग्राम का था। ठीक है, आज के इस दुनिया में चाहे 1 किलो, आधा किलो, कुछ भी उसका एक वैल्यू रहता है। ठीक है, मापतोल रहता है, लेकिन उस समय सिंधु सभ्यता सिर्फ 16 किलोग्राम का ही बाट रहता था। अगर आपको लेना है तो उतने ही का लेना पड़ेगा, उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, ये बात याद रखना, उन सिंधु सभ्यता में सिर्फ 16 किलोग्राम का ही बाट वहां मिला नाप तोल के माध्यम से। अगर आपको लेना है तो उतने में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि वहां उसका मानक था ही नहीं, सिर्फ 16 किलोग्राम का ही बाट था। ठीक है, फिर अगला पढ़ेंगे ये युद्ध से परिचित नहीं थे। जो तलवार वलवार होती है ये कुछ भी नहीं जानते थे, युद्ध क्या होता था इनके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था, यानी उनके बारे में इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, ये उससे परिचित नहीं थे, यानी ये युद्ध करना नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद इनका विनाश कैसे हुआ, आखिरी पे पढ़ा जाता है इनका विनाश कैसे हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बाढ़ की वजह से हुआ। ठीक है, सिंधु सभ्यता को कुछ भी नहीं पता कि बाढ़ की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तब बाढ़ आई, उसी की वजह से, ये बाढ़ की वजह से इनका नाश हो गया, क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, बाढ़ के बारे में सिर्फ बिहार वाले ही लोग पता कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाढ़ कैसे आती है, उसको कैसे मेंटली रखा जाता है, उसमें कैसे जिया जाता है। ठीक है, उनसे ज़्यादा और कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर उनको नहीं, जब हिमायू से लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी से, तो वो हिमायू को नहीं पता था कि आगे गंडक नदी भी है, उसी में जाकर छलांग मार दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से वह क्या हुआ, उसको नहीं पता था कि यहाँ कूदने से, गंगा में कूदने से क्या होगा, उसी में डूब जाएगा। वो बहता हुआ
चला गया तो दूसरे इंसान ने उसको बचाया, जो कि आगे में चल के पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा था जितना आज पढ़ाया गया है। सिंधु सभ्यता आपका समाप्त हो गया। आगे जो सभ्यता होगी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, सपाटा, ये सारा चीज़ जो होगा मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।